का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कर रहे हैं मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक का क्या मतलब है? इट मीन क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन की जो संख्यात्मक सूचनाएं हैं वो स्टैटिस्टिक कहलाती हैं। तो स्टैटिस्टिक क्या है? संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो 2 टाइप्स होती है। इन्फॉर्मेशन आर ऑफ 2 टाइप। वन हमारी क्या होती है? क्वांटिटेटिव। दूसरी होती है क्वालिटेटिव। तो स्टैटिस्टिक में क्या होते हैं हमारे? ओनली क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का अध्ययन किया जाता है, क्वालिटेटिव का अध्ययन नहीं किया जाता। तो संख्यात्मक सूचनाओं के भंडार को हम क्या कहते हैं? सांख्यिकी स्टैटिस्टिक कहते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ संख्याओं का भंडार ही है। तो ये संख्याएं कहाँ से आई, उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। इस सबसे पहले हम कलेक्शन ऑफ डाटा करते हैं, फिर उनको व्यवस्थित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उनसे निष्कर्ष निकालते हैं। उन सारी प्रोसेस को हम किस में इंक्लूड करते हैं? स्टैटिस्टिक में इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो हमारा सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक है, इसका प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। पहला है हमारा सिंगुलर, दूसरा है हमारा प्लूरल। सिंगुलर मीन क्या होता है? इट मीन स्टैटिस्टिकल साइंस और स्टैटिस्टिकल मेथड। तो सांख्यिकी विज्ञान और सांख्यिकी विधियों से है। तो स्टैटिस्टिकल जो मेथड है वो क्या है? सांख्यिकी विधियाँ वो विधियाँ हैं जिसमें आंकड़ों का संकलन, आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है। तो स्टेप्स हमारे सिंगुलर में यही आता है। तो इट मीन स्टैटिस्टिकल साइंस। साइंस क्या होता है कि पहला कदम है, पहले आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, फिर सेकंड कदम पर जाएंगे, फिर थर्ड स्टेप पर जाएंगे। तो प्रोसेस क्या होगा हमारी? स्टेप बाय स्टेप। और स्टैटिस्टिकल मेथड जिसमें ये सारी क्रियाएं आती हैं वो हमारा क्या होता है? स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। तो सिंगुलर में क्या होता है? पहले आंकड़ों का संकलन होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा को इकट्ठा करना। इसके 2 मेथड से हम डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। पहले सेंसस है, दूसरा सैम्पलिंग है। सेंसस में ही हम क्या करते हैं? हर इकाई को इकट्ठा करते हैं, हर व्यक्ति से पूछ कर। इस तरह से किसी क्लास के स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हमें जाननी, तो हर स्टूडेंट की संख्या को काउंट करके हम बताएंगे कि कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। तो वो सेंसस है कि प्रत्येक इकाई की गणना की जाती है। सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं? कुछ इकाइयों का अध्ययन करते हैं और वही जो निर्णय होता है वो सभी पर लागू कर देते हैं। फिर है हमारा आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण। व्यवस्थितीकरण में जो आंकड़े हमने कलेक्ट किए हैं उनको हम क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। कलेक्ट किए वो डाटा क्या थे? मान लो हमने मार्क्स लिख लिए कि एक विद्यार्थी के 50 हैं, 40 हैं, 30 हैं। ये अव्यवस्थित आंकड़े हैं। अभी इनसे हम कोई निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते। निष्कर्ष निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? उनको व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित का मतलब क्या है? या तो इनके अंक जो हैं नाम के अकॉर्डिंग लिखेंगे, या फिर हम क्या करेंगे? रोल नंबर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करेंगे, ताकि हमें पता तो चले किस विद्यार्थी के कितने अंक हैं। या इनका हम वर्गीकरण करेंगे कि लड़के और लड़कियों की संख्या हमने गांव में काउंट कर ले। एक घर में इतने लड़के, इतनी लड़कियां, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। उस गांव में कितने लड़के हैं, कितने लड़कियां, इस प्रकार से हम प्रेजेंट करेंगे। तो ये हम वर्गीकरण के द्वारा, एरे ऑफ डाटा या टेलीबार्स के द्वारा हम इनको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों को इस प्रकार से प्रकट करना है कि वो हमारे जल्दी से जल्दी और आसानी से समझ में आ सके। इसके लिए हम डायग्राम बना सकते हैं, ग्राफ पर उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो प्रस्तुतिकरण हो गया, ताकि देखते ही हमें पता चल जाए कि कहाँ हमारी समस्या है, क्या ज़्यादा है, क्या कम है। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कर दिया तो देखते ही पता चल जाता है कि इसमें ये सबसे ऊपर है, तो यहाँ पर जो आवृत्ति वो सबसे ज़्यादा है। फिर आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए अब हम क्या करते हैं? एवरेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल कर या आपस का उनका कोरिलेशन देखकर आंकड़ों का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि कहाँ समस्या है, क्या समस्या है। निर्वचन में हमने विश्लेषण के आधार पर हम क्या करते हैं? लास्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। सिंपल वे है कि घर में क्या है? काफ़ी बर्तन जूठे पड़े हुए हैं, तो वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा करने से फिर हम उनको क्या करेंगे?
साफ करके व्यवस्थितीकरण करेंगे। उनको हम एक साइड कटोरी, एक साइड है गिलास, एक साइड कर लेते हैं। फिर हम उनको प्रस्तुत करेंगे, कटोरियों को एक साइड जचा दिया, गिलास को, क्योंकि एक ही कटोरे में सारी कुछ डाल देंगे तो जब एक निकालेंगे कभी गिलास फूट गया, कभी कटोरी नीचे है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उनको साइंटिफिक तरीके से चलने के लिए रो वाइज रो कि यहाँ कटोरी का है, यहाँ गिलास है, इस साइड चम्मच है, तो उसको हमने प्रस्तुत कर दिया। फिर जब हम कटोरी चाहिएगी तो हमें पता है कि इस साइड ये रखा हो तो हमारा हाथ वहीं पर जाएगा। तो इसमें भी हमारा इसी प्रकार से होता है कि पहले हम कलेक्ट करते हैं, फिर उनको व्यवस्थितीकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आखिर में क्या निकाल देते हैं, निष्कर्ष जो है उस पर पहुंच जाते हैं। फिर है हमारा स्टैटिस्टिक प्लूरल कि बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है। बहुवचन में सांख्यिकी से हमारा क्या अभिप्राय है, संख्याओं के रूप में व्यक्त सूचना। तो संख्या के रूप में व्यक्त सूचना हमारा क्या कहलाता है, बहुवचन में सांख्यिकी कहलाता है। इसमें एक अकेली संख्या नहीं बल्कि क्या होता है, कई संख्याओं के समूहों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके द्वारा प्लूरल सांख्यिकी का अर्थ हमें समझ में आ जाता है। पहला है हमारा एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट, तथ्यों का समूह। अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं कहलाती बल्कि तथ्यों का समूह होता है, वो सांख्यिकी होता है। इस प्रकार से आपको राम का जेब खर्च 100 रुपये है, ये सांख्यिकी नहीं है, ये ओनली क्या है, ओनली या डेटा। जबकि एक आ जाए राम का खर्च, जेब खर्च इतना है, श्याम का इतना है, श्याम का 200, तो यहाँ हम आपस में कंपैरिजन करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सांख्यिकी कहलाएगा, समक कहलाएगा। उसी प्रकार से भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, ये हमारा सांख्यिकी, क्योंकि ये तथ्यों का समूह है। और हम ये कहें कि हमारी जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो इतनी है, तो औसत है वो हमारा, ये सभी क्या होंगे, हमारा तथ्यों के समूह हैं, इसलिए ये सांख्यिकी कहलाएंगे। लेकिन अकेली संख्या कभी भी सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस में क्या होगा, हमारा संख्याओं में व्यक्त। तो दो प्रकार से हम किसी चीज़ को व्यक्त कर सकते हैं। जिस तरह से एक गुणात्मक तथ्य होते हैं, जिस तरह से हमारा क्या हो गया, लंबा है, बुद्धि का हम अध्ययन करते हैं तो कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, ईमानदार है, बेईमान है, इन जो सब संख्या जो हमारे गुणात्मक शब्दों का प्रयोग है वो सांख्यिकी में नहीं होता। लंबा है, हम ये नहीं कहेंगे ये लंबा है, ये ठीक ना है, ऐसा सब नहीं कहेंगे। उसके लिए हम हाइट का प्रयोग करेंगे कि इसकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, इसकी हाइट हमारी क्या है 4 फुट 2 इंच है। तो लंबा और ठीकने शब्दों का इसमें कोई महत्व नहीं है। तो उसी प्रकार से हम ये नहीं कहेंगे ये अमीर है, ये गरीब है, उसके लिए भी हम उनकी आय बताएंगे कि इसकी आय इतनी है, इसकी आय इतनी है। तो ये हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकली हमारे एक्सप्रेस किए जाते हैं, न कि हमारे गुणात्मक तौर पर एक्सप्रेस किए जाते हैं। अफेक्टिव बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ काजिज, कि ये कई कारणों से प्रभावित होते हैं। कई कारणों से कैसे प्रभावित होते हैं, जिस प्रकार से हमारा प्राइस है ये राइज हो रही हैं, तो इसके प्राइस के राइज होने के कई कारण हैं। हो सकता है उस वस्तु की सप्लाई ही कम हुई हो, कि उत्पादन वो वस्तु बनी ही कम हो, उसके लिए सप्लाई कम हुई हो, या फिर हमारा हो सकता है कि वर्कर की संख्या कम रह गई हो, या हो सकता है इसकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई हो, वेज वगैरह बढ़ गई हो, उसके कारण ये हो गई हो, हड़ताल वगैरह हुई हो, प्रोडक्शन कम हुआ, उसके कारण ये हो सकता है। तो कई कारण जो होते हैं, या हमारा हो सकता है उसका हम दूसरे देश में ज़्यादा वस्तु भेज रहे हों तो हमारे देश में वस्तु है ही नहीं हमारे लिए, तो इसके लिए इसकी प्राइस बढ़ गई हो। तो बहुत सारे कारण होते हैं जो हमारे प्राइस को, यदि एक कारण होता है तो उसको हम क्या करते हैं, फटाक से हटा देते हैं और वो डाटा क्या बन जाता है, फिर नॉर्मल बन जाता है। तो ये बहुत से कारणों से प्रभावित होता है। रीजनेबल एक्यूरेसी, तो उचित मात्रा में शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता का स्तर कितना होगा ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डाटा कलेक्ट करने का वो क्या है, कि हमारा उद्देश्य क्या है। यदि हमारा उद्देश्य बहुत ज़्यादा मात्रा में शुद्धता का है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेंसस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। और यदि ऐसा है कि थोड़ी बहुत मात्रा में अशुद्धता है वो चल जाएगी तो हम सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से एक उदाहरण हम लेते हैं कि मान लो गेहूँ तोलते हैं, हम वीट को कर रहे हैं वेट, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1-2 मुट्ठी फालतू चला गया
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसी प्रकार से यदि आप गोल्ड का वेट करते हो और सुनार 1-2 मुट्ठी ज़्यादा सोना तोल दे तो क्या होगा, वो तबाह हो जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है। उनके जो बाट होते हैं, उनका जो तराजू होती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं बजाय कि गेहूँ तोलने वाले वाट के। और इसमें तो यहाँ पर हमारी जिस एक उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जनसंख्या है, या हमें जानना है लिंग अनुपात जानना है कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर हमें एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसके आधार पर हम पॉलिसी बनाएंगे कि लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दूसरा हमारा क्या है कि एक मीटिंग में, प्रधानमंत्री मोदी जी की मीटिंग है, उसमें कितने लोग आए, वहाँ पर एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, हमें ये सिर्फ यही बताना है कि कितने के लोग आए। वहाँ हम ये लिख सकते हैं कि लगभग 8 लाख लोग आए। तो यदि वो 8 लाख से 50,000 कम है या 1 लाख कम है तो भी कोई ज़्यादा सा फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मतलब यही दिखाने का है कि भीड़ कम हुई या ज़्यादा हुई। तो इससे सिर्फ एक अनुमान सा लगाना है कि उसकी कितनी पॉपुलैरिटी है, कितने लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। फिर है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि एक दूसरे के से संबंधित होना। यहाँ पर आंकड़ों का क्या है, एक दूसरे से संबंधित होना जरूरी है, वरना वो सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। जिस प्रकार से आप आयु की वजह का करते हो, एज का कंपैरिजन करते हो, एक व्यक्ति के तो ये कह रहे हो उसकी आयु 40 साल है, दूसरे का कह रहे हो उसका वजन है हमारा 70 किलो, तो यहाँ पर दोनों रिलेटेड नहीं है। एक का वजन ले रहे हो, दूसरे की आयु ले रहे हो। यदि आयु है तो कंपैरिजन भी किस में होना चाहिए, आयु में, और वजन है तो कंपैरिजन किस में होना चाहिए, वजन है। हाइट ले रहे हो तो दोनों बंदों की क्या लेनी है, हमें हाइट लेनी है। उसी प्रकार गेहूं के उत्पादन की मण में डाटा ले रहे हो तो दोनों साइड हमारा क्या होना चाहिए, मण वाला होना चाहिए। और इस तरह मीटर में ले रहे हैं तो कपड़े का करें, ऐसा नहीं है कि हम दूध का उत्पादन का और कपड़े के उत्पादन को आपस में कंपैरिजन नहीं। यदि दूध का उत्पादन है तो वहाँ पर लीटर चलता है, तो लीटर वाले की लीटर के साथ कंपैरिजन होगी, तभी हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और जो हमारा मीटर है उसकी मीटर के साथ कंपैरिजन होगी, तभी हम क्या कर पाएंगे, कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे। अब हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है कि आपको डाटा कलेक्ट करने का पहले से ही कोई क्या होना चाहिए, निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए, वरना उनका कोई यूज नहीं होगा। ये मान लो आप सेंसस के डाटा इकट्ठा करना चाहते हो, तो वहाँ हमारा जनसंख्या से हमारा अभिप्राय, तो वहाँ पर हम क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, यही क्वेश्चन पूछेंगे कि घर में सदस्यों की संख्या कितने हैं, कितने लड़के हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी एजुकेशन पूछ लें। लेकिन यहाँ पर निर्धारित उद्देश्य नहीं होगा, तो हम पशुओं की संख्या, प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेंगे। तो पहले से निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए ताकि उसी उद्देश्य के पर्पज को लेकर हम जा सकें और वही क्वेश्चन हम काउंट कर सकें, वही क्वेश्चन हम पूछ सकें। तो प्री डिटरमाइंड हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यदि हमारा आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं तो ही वो हमारे शुद्ध होंगे। बिना किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित की गई सूचनाएं सिर्फ क्या कहलाएंगी, डाटा कहलाएंगी, सांख्यिकी कहलाएंगी। वो सिर्फ डाटा कहलाएंगी, सांख्यिकी नहीं कहलाएंगी। तो जब कोई पहले से निर्धारित उद्देश्य होता है, वहाँ पर जो सूचना हम कलेक्ट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाते हैं। फिर है हमारा इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। तो इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है, इन्यूमरेटेड गणना, एस्टिमेटेड अनुमान। की गणना और अनुमान सम को गणना द्वारा या अनुमान द्वारा एकत्रित किया जाता है। यदि हमारा क्षेत्र जो है जहाँ से हमें डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो बहुत बड़ा सा है, विस्तृत है, तो हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेटेड मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, कि अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार मैंने अभी बताया था कि प्रधानमंत्री की मीटिंग में कितने लोग आए, तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो सभी जगह फैले हुए लोग थे, एक एक को काउंट करना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं। इन्यूमरेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पर जो अनुसंधान का क्षेत्र है वो छोटा है तो गणना पद्धति उचित होगी। जिस तरह से हमारे काम पर मजदूरों की संख्या गिननी है तो वो काम पर आए मजदूरों की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं, या किसी कक्षा के 20 या 25 विद्यार्थी आराम से उनको काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ पर इन्यूमरेटेड मेथड का प्रयोग होता है। कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर, कि डाटा को कलेक्ट हमें किससे करना है, एक सिस्टमेटिक मैनर से करना है। तो इन्हें एकत्रित करने से पहले हमें क्या बना लेना चाहिए, एक प्लान कर लेना चाहिए कि कहाँ से हमें डाटा एकत्रित करना है। अव्यवस्थित रूप में संकलित किए गए आंकड़ों से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, किसी कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त किए हैं उनको हम
ध्यान में ना रखें कि कौन सी विषय के अंक हैं। मान लो इकोनॉमिक्स के अंक हैं, पर मैंने विषय लिखा ही नहीं, कलेक्ट करते गए, तो उसका कोई हमारे लिए महत्व ही नहीं हुआ, क्योंकि कितने अंक हैं, किस विषय के हैं, कौन सी परीक्षा के हैं। मैंने क्लास लिखी, 3-4 क्लासों के लगातार लिखते गए, फिर मुझे जब उनको एनालाइज करने लगे मुझे यही नहीं पता कि कौन सी क्लास के कौन से विषय के हैं, तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। उसी प्रकार से यदि हम जनगणना के आंकड़े एकत्रित करते हैं तो हमें वो सिस्टमेटिक तरीके से कि 4 गलियां हैं, यहाँ से नंबरिंग के हिसाब से। मान लो यदि हम अनसिस्टमेटिक से कभी एक घर उस साइड से कर ले, फिर उस साइड से कर ले, हमें यही नहीं पता चला हमें कितना एरिया कवर किया, कौन सा घर हो गया, कौन सा घर डबलिंग हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी प्रॉब्लमेट स्टार्ट हो जाती हैं, तो इट बिकम प्रॉब्लमेटिक। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए। तो हम निष्कर्ष के रूप में यही कह सकते हैं, ऑल न्यूमेरिकल डाटा कैन नॉट बी कॉल्ड स्टेटिस्टिक, बट ऑल स्टेटिस्टिक आर कॉल्ड न्यूमेरिकल डाटा। तो स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।